आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल मुनाफे की विजयदशमी। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि आपका दशहरा मंगलमय हो। आप जहां निवेश करें वहां जमकर पैसा बनाएं और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करें यहां से आगे जाते हुए, और आपके सभी गोल्स पूरे हों। लेकिन आज के स्पेशल शो में हम समझेंगे कि मार्केट्स का मूड कैसा है, बिगनर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एक्सपोजर अभी कहाँ लेना चाहिए, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, या फिर ये समय है अपनी स्ट्रैटेजी को रीलुक करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टर को भी और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये डूज एंड डोंट्स भी समझेंगे और इसमें मदद करेंगे हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट। पैसा बाजार की चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर राधिका बिनानी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गांग हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में और आप दोनों को ही हैप्पी दशहरा। राधिका, लेकिन सबसे पहले तो मार्केट के मूड को समझते हैं आपसे। रिकॉर्ड हाइज हमने बनते हुए देखे और अब कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी नर्वसनेस कह सकते हैं, या इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी एप्रीहेंशंस कह सकते हैं। वो ये है कि क्या यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्या बाजार नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क ही क्यों ना हो, या फिर जो डेरिवेटिव रेगुलेशंस सेबी ने इंट्रोड्यूस की उसकी वजह से भी थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल मार्केट लग कैसा रहा है? तो आई अग्री दैट लास्ट 3 साल से अपने मार्केट्स बहुत अच्छा किए हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड इंडियन मार्केट्स हैव डन वेरी वेल। इमर्जिंग मार्केट्स में भी हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बट कुछ फंडामेंटल्स में कुछ बदलाव नहीं आया है। इंडिया स्टोरी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में 2-3 सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस में सब जगह पे स्ट्रॉन्ग अपना आत्मनिर्भर बनाते जा रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन इज़ हाई एंड इनकम GDP ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग। सो अपना फंडामेंटल्स कुछ बदला नहीं आ रहा है, बट देर आर सम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, देर इज US इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, सो थोड़ा अनसर्टेनिटी तो रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। इट इज़ नॉट अबाउट 1 year 2 years, it's about 5 years 10 years. So long term के लिए आपने को इस टाइम में this is the best time to stay invested. So there is nothing which has changed. Fundamentals are same. आप fundamentals पे चले जाइए। First अपना risk appetite check कर लीजिए, उस पर कुछ बदलाव तो नहीं आया। कोई आपके क्या बोलते हैं चाइल्ड बर्थ या आपने लाइफ इवेंट कुछ nothing has changed, वो चेक कर लीजिएगा। फिर आपके अर्निंग पोटेंशियल इंटैक्ट है वो चेक कर लीजिएगा। बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल आप अपना एसेट एलोकेशन पे जारी रखिए, अपना सिप्स कंटिन्यू करिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कॉस्ट एवरेजिंग। इट कैन नॉट बी हम टाइम कर लेंगे मार्केट को, कभी पता नहीं व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट, कभी पता नहीं व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट। स्टिक टू योर फंडामेंटल्स, रिस्क एलोकेशन, सॉरी एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग एंड कंटिन्यू विथ योर सिप्स। आई थिंक वही स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन स्ट्रैटेजी करने का टाइम है, डेफिनेटली टाइम है। अच्छा टाइम पे अगर आपने पहले कुछ गलतियां करी है, ये टाइम है सुधार करने के लिए। कुछ गलत स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर लिया, आपको पता भी नहीं कैसे पैसा बन गया, ये टाइम है उस स्टॉक्स पे एग्जिट करके अच्छे स्टॉक, फंडामेंटल स्टॉक्स या फंडामेंटल फंड्स वो खरीदने की। सो इट इज़ अ राइट टाइम, ऑलवेज अ गुड टाइम। ओके, क्या गलतियां नहीं करनी है इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मोहित के पास चलते हैं। मोहित, हैप्पी दशहरा। और अभी राधिका ने कहा कि ये वो टाइम है जब हाँ आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जो एंटर करना चाहते हैं मार्केट्स, क्या ये सही समय है नई इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करने का, या मार्केट में कोई रिस्क आप फिलहाल देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मार्केट में मेरे लिहाज से जो सबसे बेस्ट टाइम होता है एंट्री का, वो जैसा कि बोलते हैं दैट वाज द बेस्ट टाइम वाज यस्टरडे और द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। तो मार्केट में अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसा कि राधिका जी ने भी कहा, तो कोई भी टाइम गलत नहीं होता है। हाँ, आपको ये जरूर देखना होगा कि फिलहाल मार्केट के आंकड़े किस तरह के हैं, फिलहाल मार्केट का माहौल किस तरह का है, राइट। और उस तरह से आप अपने निवेश की जो प्रक्रिया है उसको आप पेस आउट कर सकते हैं। तो जैसा आपने ठीक से कहा कि अभी फिलहाल कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है, वेस्ट एशिया का माहौल ठीक नहीं है, ऑयल भी ऊपर नीचे हो रहा है, हालांकि अभी नीचे स्तर पर आ रखा है, बट अगर एस्केलेशन से कहीं ऑयल ऊपर के स्तर पर जाता है तो भारत के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। और अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ भी देखेंगे, इस साल के जो प्रोजेक्शंस हैं EPS ग्रोथ के, वो कुछ इतने खास नहीं लग रहे हैं। इसके बैकड्रॉप में जो भारतीय मार्केट है उसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। पिछले 2 सालों से जबरदस्त रैली रही है मार्केट के अंदर में। और अगर आप इस साल भी देखेंगे YTD, तो भारतीय मार्केट जो है वो हैंगसेंग के बाद विश्व का दूसरा बेस्ट मार्केट है अब तक का। फिलहाल पिछले 10-15 दिन या आप कह लीजिए 1 महीने से हमने कुछ वोलेटिलिटी देखी है यहाँ पर, तो कुछ हद तक मार्केट के वैल्यूएशंस थोड़े से अनरीजनेबल हो गए हैं।
कुछ पॉकेट्स में, कुछ जोन्स में थोड़ा-सा बबल फॉर्मेशन सा हो गया है, बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया है मार्केट। और जैसा मैंने कहा कि मार्केट का अर्निंग्स ग्रोथ इस क्वार्टर में और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके चलते मार्केट एक तरह से टाइम करेक्ट हो रहा है, आप ये कह लीजिए। वैल्यू करेक्शन हमने अभी तक इतना डीप नहीं देखा है, राइट? तो मेरे लिहाज से देखिए, जो लंबी अवधि का निवेशक है, उसको कभी भी इन छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। आप एक सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो एसआईपी की प्रक्रिया हो, चाहे वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की प्रक्रिया प्रक्रिया हो, कि आपने एक डेट फंड में डालकर धीरे-धीरे आप अपना एलोकेशन जो है इक्विटी में मूव करिए। मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने तक, यानी अब से लेकर मार्च तक, आप जो भी निवेश करेंगे, आप काफ़ी अच्छे स्तर बाज़ार में देख पाएँगे, और ये जो निवेश है, ये आगे जाकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो अभी आपके पास जो भी लिक्विडिटी है, आप उसको थोड़ा-सा स्टैगर करिए और 3 से 6 महीने के अंदर आप उसे डिप्लॉय करने की कोशिश करिए। ओके, तो यानी मोहित के हिसाब से इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए वो पूछेंगे मोहित से। लेकिन राधिका, इफ़ नॉट एन ईयर बट फॉर श्योरली 6 मंथ से ये डिबेट तो रही है कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं या फिर मिड कैप्स में, और एक कंसेंसस व्यू यही निकल कर आया पिछले 6 महीने के दौरान कि पैसा लार्ज कैप्स में शिफ्ट करने का टाइम है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो क्वालिटी मिड कैप्स ने लार्ज कैप्स के मुकाबले ज़्यादा पैसा पिछले 6 महीनों में बनाया है। हाँ, जहाँ क्वालिटी नहीं थी वहाँ पर हमने थोड़े से कंसर्न्स देखे हैं। आप किसके साथ जाना चाहेंगी यहाँ पर? दोनों में एक डाइवर्सिफाइड एलोकेशन रखना चाहिए या फिर लार्ज कैप्स पर ज़्यादा फोकस करें इस टाइम? आई थिंक अभी अनसर्टेनिटी के टाइम पे माई झुकाव वुड बी टुवर्ड्स लार्ज कैप्स, बिकॉज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा वैल्यूएशंस बबल थोड़ा सा हिट कर गया है, इसलिए वॉलेटिलिटी अभी उन पे ज़्यादा रहेगी। तो लार्ज कैप वुड बी माई गो टू स्ट्रैटेजी, लार्ज कैप एंड ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ इंडेक्स फंड्स। सो आई थिंक वो दोनों के बीच में आपने को इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। एंड जैसे मोहित जी ने कहा था, अगर आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स तक टाइम है, थोड़ा कैश में भी रखिए ताकि कुछ डिप्स होए तो उस टाइम में डिप्लॉय करने में आपको एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए कैश में रखने के लिए शॉर्ट टर्म से स्मॉल फाइनेंस बैंक में हायर इंटरेस्ट रेट में रख सकते हैं एंड डिप्लॉय इट ओवर 6 मंथ्स। इसको और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो 100 में से कितना परसेंटेज मैं अभी डिप्लॉय करूँ और बाकी परसेंटेज विद इन स्टैगर्ड मैनर में 6 मंथ्स में लगाऊँ? मैं आई थिंक स्टैगर्ड मैनर में ही रखना चाहिए बिकॉज इट्स ओनली 6 मंथ्स। सो आई वुड से दैट ऑल द यू कुड डू इट ओवर 6 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 6 एंड डू इट ओवर 6 मंथ्स वुड बी माई स्ट्रैटेजी, बिकॉज 6 मंथ्स इज नॉट अ लॉन्ग टाइम। अभी थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा, सो बाइंग इन डिप्स इज पॉसिबल। सो स्टैगर इट ओवर 6 मंथ्स, मे बी स्टार्ट विद 20-30% नाउ एंड द रिमेनिंग यू कैन डू इट ओवर 6 मंथ्स। मोहित, इनफैक्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द राइट टाइम टू डिप्लॉय मनी? क्योंकि मार्केट्स को अगर हम देखें तो एक दिन डिप लगते हुए भी देखे हमने और बाकी दिन काफ़ी शानदार अच्छी रिकवरी भी दिखी। तो कब वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आपने भी मेंशन किया, राधिका जिसका जिक्र भी कर रही थी कि ओवर 6 मंथ्स ऑफ टाइम इट इज़ द टाइम टू डिप्लॉय द मनी। आपके हिसाब से किन किन पॉकेट्स के साथ फिलहाल जाना चाहिए, कैसे शुरुआत करें, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करें फॉर 6 मंथ्स? तो देखिए, जहां तक कोई भी एक कोर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का सवाल होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन आपका लार्ज और फ्लेक्सी कैप में ही रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के मौजूदा हाल को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। ये मैं किसी भी मार्केट साइकिल में मैं हमेशा यही कहूंगा कि किसी भी निवेशक को 50 से 60% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में रखना चाहिए। उसके बाद का जो 50% है वो आप मिड स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ बैलेंस फंड ले सकते हैं। ये मैं सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। यहाँ पर मैं ये समझ रहा हूं कि आपने अपना फिक्स्ड इनकम एलोकेशन अलग रख रखा है और ये स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो है। ये भी हो सकता है कि हर निवेशक कुछ 10 से 20% पैसा टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए या टैक्टिकल पोर्टफोलियो को अपना अलग रखना चाहे। तो जहां तक लार्ज कैप का सवाल है, वहां पर आप एक अच्छा पैसिव इंडेक्स फंड का आप अपने पोर्टफोलियो में चुनाव कर सकते हैं, और मिड और स्मॉल कैप के अंदर में आप एक्टिव पोर्टफोलियोज या फिर कुछ फैक्टर बेस्ड पोर्टफोलियोज का आप अपने पोर्टफोलियो में चुनाव कर सकते हैं। टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज में दीपाली, मुझे लगता है कि फिलहाल अगर आप देखें तो प्रेशियस मेटल्स यानी सोना और चांदी, इनके जो कमोडिटी एलोकेशंस है वो देखे जा सकते हैं, या फिर चाइना में फिलहाल काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। चाइनीज मार्केट में चाइनीज सेंट्रल बैंक काफी सारा पैसा इन्फ्यूज कर रही है, वहां के पॉलिसी रेट्स जो है उसे नीचे करे गए हैं और इकोनॉमी को वापस
किक ऑफ करने के लिए बहुत सारे तरह तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो चाइना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर उभरता है। और हमने ये भी देखा है कि भारतीय बाजारों में जो अभी फिलहाल की वोलेटिलिटी रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि थोड़ा-सा एफआईआई का जो पैसा है, वो इंडिया से एलोकेशन हटकर चाइना की तरफ मूव कर रहा है। तो टैक्टिकल एलोकेशन के लिहाज से मुझे ये भी लगता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। ओके। अच्छा राधिका, जब दिवाली दशहरा की बात होती है तो ये आइडियली वो समय होता है जब लोग घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं। आपने भी जिक्र किया कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड के साथ ज़्यादा कन्विक्शन आपका रहेगा। तो अगर किसी को पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो इस समय, भले ही चाहे स्टैगर्ड मैनर में वो पैसा लगाए, हम आमतौर पे बात करते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, 5 से 6 मैक्स 7 फंड्स आप रख सकते हैं, एएमसीज में भी डाइवर्सिफिकेशन रखें। तो जब लार्ज कैप और इंडेक्स फंड की आप बात कर रही हैं तो आपके हिसाब से आप इन्हीं 2 चॉइसेस के साथ सजेस्ट करेंगी व्यूअर को जाना, या फिर कौन कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स आप रखना चाहेंगी एक पोर्टफोलियो अगर इस समय क्रिएट करना हो तो? हाँ, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट लार्ज कैप्स, जैसे मोहित जी ने बोला फ्लेक्सी कैप्स, इंडेक्स फंड्स, ये 3 हो गया आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट। राइट। देन दैट कुड बी टिपिकल इन्वेस्टर का 50 to 60% इक्विटी हो गया। फिर 15% to 20% डेट में बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी गिल्ट फंड्स है जो इंटरेस्ट रेट अभी हाईएस्ट में है, जब कम होएगा तब उनका यील्ड्स बेटर होगा। सो गिल्ट फंड्स डेट फंड्स के लिए आप गिल्ट फंड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड 10 to 15% गोल्ड एंड सिल्वर, दैट कैन बी डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट 10 to 15% कैश, सो दैट व्हेन कभी बहुत ज़्यादा डिप कर गया तो बाय इन करने के लिए आपके पास कैश रहेगा। सो दैट वुड बी द वे आई विल कंस्ट्रक्ट माई पोर्टफोलियो। कुछ भी सजेस्ट करना चाहेंगे स्पेसिफिक कैटेगरीज में? आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट कैटेगरीज वुड बी टिपिकल लार्जर एएमसी। मेरा हमेशा लार्जर एएमसी के तरह झुकाव है, बट आई एम नॉट द डे टू डे पर्सन। चलिए मोहित करेंगे इसमें। तो मोहित, अब आपके हिसाब से इस दशहरा के मौके पर पोर्टफोलियो बनाना हो अगर मुझे, तो आपकी चॉइस के हिसाब से अगर जाना चाहूँ तो किन किन फंड्स के साथ मैं एक पोर्टफोलियो बना सकती हूँ? जी, तो दीपाली जी देखिए, जैसे लार्ज कैप में मैंने कहा कि आप एक पैसिव इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं, तो वहां पर नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्रू आईसीआईसीआई का, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो या फिर प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनमें से कोई एक या दोनों फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक मोमेंटम फंड है, फैक्टर बेस्ड, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें लार्ज और मिड कैप का थोड़ा सा मिश्रण है और मोमेंटम शैली पे चलता है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मिड कैप के अंदर में मुझे डीएसपी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, जो कि 50 अच्छी कंपनियां मिड कैप क्षेत्र की, जिन्हें क्वालिटी के फैक्टर पर वो लोग सेलेक्ट करते हैं, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई एक्टिव फंड लेना चाहेंगे तो फिर ईडलवाइज मिड कैप फंड का चुनाव किया जा सकता है। और अगर स्मॉल कैप की कैटेगरी देखूं तो वहां पर मेरी चॉइस रहेगी बंधन स्मॉल कैप फंड, राइट। और जैसा मैंने कहा कि टैक्टिकल एलोकेशन अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड है। और सिल्वर या गोल्ड अगर कोई करना चाहे तो इसके काफी सारे ईटीएफ्स मार्केट में मौजूद हैं, या फिर काफी सारे फंड ऑफ फंड्स भी, इंडेक्स फंड्स भी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ओके। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है राधिका एंड मोहित आपके लिए भी, कि हम जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो 12% 13% ऑन एन एवरेज रिटर्न लेते हैं। लेकिन आई नो मैनी इन्वेस्टर्स जो पिछले 5 साल 6 साल से इन्वेस्टेड हैं और 100%, मोर देन 120% तक रिटर्न्स उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उनको लेंड कर रहे हैं। तो इतनी स्टेलर मनी बनी है। लेकिन ज़रूरी होता है इस तरीके का पैसा कमाना तब जब आप स्ट्रैटेजी सही रखें, गलतियां ना करें। तो ये कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है? क्या सही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद? इन दोनों पहलुओं को समझेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद
आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल मुनाफे की विजयदशमी। हमारे साथ मोहित कांग है, साथ ही राधिका बिनानी हमारे साथ बनी हुई है। और अब तक हमने चर्चा की कि कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, अगर इस दशहरा के मौके पर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो किन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या फाइनेंशियल लेसन्स आपको फॉलो करने चाहिए जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। मोहित बताइए, आपके हिसाब से 5 की इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें। जी तो देखिए, मैं दशहरा से ही कुछ सीख लेने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप निरंतर प्रयास और प्रयत्न करते रहें और कभी उम्मीद ना छोड़े, जैसा कि भगवान राम ने भी किया। उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास के साथ उन्होंने सीता की खोज जारी रखी, और आखिरकार उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। राइट, तो उसी तरह निवेशकों को भी लंबी अवधि के लिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। कभी भी वो अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उससे दूर नहीं हट सकते हैं। अगर आप सिस्टमैटिकली रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो को बड़ा बनाते रहेंगे और अच्छे स्कीम्स के अंदर में आप अगर कंटिन्यूसली निवेश करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को, फाइनेंशियल लक्ष्य को, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करके रहेंगे। बट आपको समय अवधि अच्छी देनी होगी और लगातार उस पर बने रहना होगा। तो सबसे बड़ी सीख तो यही है। और दूसरी जो सीख मुझे लगती है वो ये कि आप कभी भी ईगो में नहीं आ सकते। राइट, तो जैसा कि हमने देखा, रावण बहुत बलशाली था, भगवान शिव का महाभक्त था, पर फाइनली अपने ईगो के अंदर में, अपने घमंड के अंदर में, अपने अहंकार में उसने सब कुछ खो दिया। राइट, तो इसी तरह निवेशक भी कभी ये नहीं सोच सकता कि वो मार्केट से बड़ा हो गया है, चाहे उसने कितने भी अच्छे रिटर्न बनाए हो। जैसा दीपाली जी आप बोल रहे थे, बहुत निवेशकों ने बेहतरीन रिटर्न देखा है लास्ट 1 साल में, कुछ 100% रिटर्न भी देखा होगा किसी ने। राइट, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद को मार्केट से बड़ा समझे और अपने प्रोसेस से हट जाए, अपने एसेट एलोकेशन से हट जाए। तो जितना आपको डेट करना है, जितना फिक्स्ड इनकम, जितना इक्विटी, जितना कमोडिटीज करना है, वो जो एलोकेशन है उस पर आप बने रहिए, उससे हटिए मत। आप मार्केट के मूड में आकर, बहाव में आकर इक्विटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते अपने पोर्टफोलियो में, एक्सेसिव रिस्क नहीं ले सकते। तो एक्सेसिव रिस्क लेने का जो सवाल होता है वो कहीं ना कहीं जाकर आपके पोर्टफोलियो को खत्म कर सकता है, काफी ज्यादा लॉसेस दे सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए। लक्ष्मण रेखा यानी जो आपका डिटरमिन्ड एसेट एलोकेशन है, जो राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स है आपके पोर्टफोलियो में, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो, चाहे वो डेट, इक्विटी, कमोडिटीज हो, चाहे वो वैल्यू स्टाइल, क्वालिटी स्टाइल, मोमेंटम स्टाइल या कोई स्टाइल हो। तो जो भी आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है उसे बना के चलिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कब किस मौके पे मार्केट में कौन सी साइकिल आ जाएगी। तो अपनी बनाई हुई सीमा को, लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए। अगर आप उसे लांघेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर उसके परिणाम जो हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ये 3 बातें, 3 सीख मुझे मिलती है। ओके राधिका, आपके हिसाब से वो फाइनेंशियल लेसन्स जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए, जो आप इस दशहरा से ड्राइव करती हैं। मैं मोहित जी को सुन रही थी तो मेरा भी सेम लेसन है, पर थोड़ा डिफरेंट टेक है। सेम सीख तो सेम है बट अलग अलग टेक है। फर्स्ट है स्टिक टू बेसिक्स। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये करना चाहिए, अब वी आर सो यूज टू इतना रिटर्न्स, आपने 100% 120% रिटर्न्स, सो अपने को नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अगर रिटर्न्स कम आए, बट वी हैव टू सी क्यों कम आ रहा है। तो वेदर आर वी डूइंग द राइट बेसिक थिंग्स, हैव आई डन माई रिस्क प्रोफाइलिंग राइट, हैव आई डन माई एसेट एलोकेशन राइट, हैव आई बीन सिस्टमैटिक अबाउट इट। अपने अंदर का ईविल अगर मैंने हटाया तो फिर जीत होगा। तो ईविल क्या होता है? तो अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर, not sticking to budgets, not sticking to asset allocation, not sticking to buying on tips. All of those evils you have to avoid so that you get विजय के पथ पे आप जा सकते हैं. That is point number 1. Second is patience. Patience तो बहुत ज़रूरी है, because we are used to, at least in the last 3 years, used to quick money, quick returns. So patience, जब patience test होता है तब जाके अपने को basics check करना पड़ता है. सब heart rate increase हो रहा है तो उसका कुछ कारण होगा ना, तो वो कारण को check करना है. Maybe not right asset allocation, acting on tips.
तो वो सेकेंड चीज़ है। एंड थर्ड इज़ अपना ह्यूमिलिटी कभी खोना नहीं है। एक बार हम लोग का 25% रिटर्न आ गया कि मेरे को हर बार 25% रिटर्न आएगा, और इन्वेस्टिंग इन समथिंग, इस पे ह्यूमिलिटी क्या है ये मेरे को समझ नहीं आता है। वो क्लियर सीमा, लक्ष्मण रेखा जो उनकी शब्द में यूज़ करना चाह रही हूँ, वो लक्ष्मण रेखा अपने को पता होना चाहिए कि हमको ये समझ नहीं आता है, मेरे को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझ नहीं आता है, या मेरे को क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ आता है। सो जो नहीं समझ आता है उसको अपने आप को पता होना चाहिए और उस पर वेंचर नहीं करना चाहिए। सो ये 3 सीख है मेरा। ओके तो इनफैक्ट राधिका ने इन 3 सीख में ये भी बताई आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें कि क्या करना नहीं है। तो मोहित से भी पूछ लेते हैं। मोहित, कुछ वो इंपॉर्टेंट बातें या वो इंपॉर्टेंट गलतियां जो इन्वेस्टर्स करते हैं और जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक जो सबसे पहली गलती ये है कि आप बिना लक्ष्य बनाए, बिना किसी फाइनेंशियल गोल के अगर आप निवेश की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी शामिल करेंगे, कभी भी उसे निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए धनराशि को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका टेनर क्या है, उसके लिए आपकी क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात तो निवेश की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। दूसरा, मैंने अक्सर देखा है कि बहाव में आकर आप बहुत ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में कर देते हैं और काफ़ी हद तक निवेशक इमरजेंसी कॉर्पस भी नहीं रखते हैं अपने पास में। तो उस तरह की गलती से बचिए। जो एक फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन है, जो डेट का एलोकेशन है और जो आपका इमरजेंसी कॉर्पस है, वो तो होना ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। इक्विटी चाहे कम ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर आप कोई भी कोताहल नहीं कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी कमी नहीं रख सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉर्पस या फिर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन में। तीसरी गलती मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने एसआईपी की प्रक्रिया को रोक देते हैं बीच में। ये जो कंपाउंडिंग की जर्नी है, आप उसे कभी भी खत्म नहीं होने दे सकते, आप उसे कभी भी बीच में रोक नहीं सकते। जितना ज़्यादा आप उसको काटेंगे, रोकेंगे, उसके साथ में बदलाव करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो आपके लिए लंबी हो जाएगी और आपको जो रिटर्न्स की अपेक्षा है, वो आपको कभी नहीं मिल पाएँगे। और चौथा और आखिरी, जो कि हमने पहले भी बात की, आप अपने एसेट एलोकेशन से, यानी आप अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकते हैं कभी भी। जो आपकी प्रोफाइल है, जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, जिस तरह से आपने निवेश किया है, जो आपने एलोकेशन किया है, उसे आपको पत्थर की लकीर मानकर चलना होगा। उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते अनलेस आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ही चेंज ना हो जाए। ओके राधिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मोहित के इस डू नॉट डू लिस्ट में? नहीं, उनका तो लिस्ट काफ़ी अच्छा है। एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। टेकिंग अ लोन फॉर इन्वेस्टिंग इज़ अ बिग नो नो। वो एक चीज़ आई थिंक अक्सर हम भूल जाते हैं, बिकॉज हम लोगों को लगता है कि पैसा और डालने से, सेविंग्स निकाल के इन्वेस्ट करना, सेविंग्स निकाल के डिपेंड्स एज पर आपकी फाइनेंशियल एलोकेशन के हिसाब से है तो डेफिनेटली, बट यही आपके इमरजेंसी कॉर्पस से निकालना या रिटायरमेंट कॉर्पस से निकाल के उसके इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट गुड, putting good money after bad money. So I think that's one lesson we need to keep in mind. एक चीज़ और क्विकली शो समेटे हम उससे पहले पूछना चाहती हूँ, एक और कन्फ्यूजन इन्वेस्टर्स के मन में होता है कि पोर्टफोलियो बना लिया, अच्छा पोर्टफोलियो बनाया डाइवर्सिफिकेशन के साथ, उन फंड्स के साथ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कब रिव्यू करना चाहिए? बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 5 साल 10 साल का हम होराइजन लेकर चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो फंड्स हमने आज चुने वो कॉन्स्टेंटली फॉर 10 ईयर्स ऑफ टाइम अच्छा परफॉर्म करें। कब हमें रीलुक करना चाहिए? कितना टाइम एक इनिशियल पोर्टफोलियो को देना चाहिए? 1 मिनट मैं स्टेप बैक करती हूँ। पोर्टफोलियो जैसे हम लोगों का एक मकसद है, गोल के हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट वो गोल कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। लाइफ सिचुएशन हो सकता है, अपना खुद का सिचुएशन चेंज हो सकता है कि हमारा शादी हो गया, फर्स्ट किड हो गया, सेकंड किड हो गया, फिर या गॉड फॉरबिड कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गया या करियर में कुछ चेंज आ गया। सो इट कुड बी चेंजेस विच कैन हैपन टू योर लाइफ। सेकेंड, एक अपना कंट्री में कुछ चेंज आ गया, प्लस वर्ल्ड, इट्स एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, राइट? कोविड impacted the entire world, so there are always changes which keep happening. So my recommendation, minimum 1 year पे रिव्यू करना चाहिए आपके प्लानिंग प्रोसेस को ही, आपके एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइलिंग यू हैव टू डू एवरी ईयर। बेसिस दैट फिर फंड परफॉर्मेंस उस पे फॉलो कर जाएगा, बट लार्जर थिंग इज 1 year इज अ मिनिमम। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएं
और स्टैगर्ड वे में हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसीलिए हम SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने की लगातार बात करते हैं। और लॉन्ग टर्म का विजन के साथ साथ जैसे राधिका ने भी कहा कि टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट साल भर का समय दें, टाइमली रिव्यू करें। और हम तो हर रोज़ आपकी मदद करने के लिए स्पेशल शोज़ लेकर आते ही हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस भी भेजकर अपनी राय हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। लेकिन इस शो के ज़रिए मकसद हमारा यही था कि आपको बता सके कि इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, अभी से कीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कीजिए, कहाँ कर सकते हैं, वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपकी मदद की। थैंक यू राधिका एंड मोहित आने के लिए हमारे शो में और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को और हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी दशहरा। नमस्कार।